सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम आरएससी का 40 आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर 2020 और 2021 में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम फुल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, 2020 का और 2021 का। 2020 में आपको 20 ऑब्जेक्टिव है और 2021 में आपको 20 ऑब्जेक्टिव है, यानी टोटल 40 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो हमारा क्वेश्चन पे 2022 में पूछा गया था उसका हमने वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ आरएससी का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप ए में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो पहला है कंडेंसेशन, दूसरा है इवापोरेशन, तीसरा है बॉइलिंग और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा रेफ्रिजरेशन में, तो मान लीजिए कि आपका एक्सपेंशन वाल्व है, यहाँ पे आपका कंडेंसर है और यहाँ पे मान लेते हैं आपका कंप्रेशर है, और नीचे में आपका क्या रहता है, यहाँ पे इवापोरेटर रहता है। इवापोरेटर इससे कनेक्टेड है। तो इवापोरेटर में ही हमको क्या मिलता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। यहाँ पे ही हमको क्या मिलता है? कूलिंग मिलता है। यानी रेफ्रिजरेट, यहाँ पे सब्जी वब्जी को रखते हैं या अपने सामान को रखते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है? वो कूल रहता है या इवापोरेट रहता है। तो इवापोरेटर में हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। इस रीजन में हमको क्या मिलता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो हमारा जो इसमें होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इवापोरेशन। और अगर इसमें पूछता है वर्क डन कहाँ किया जाता है, तो कंप्रेसर के द्वारा वर्क डन किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात करें तो वो आपका इवापोरेटर में मिलेगा, और अगर वर्क डन की बात करें तो वो आपको कंप्रेशन में मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सीओपी ऑफ हीट पंप इज ग्रेटर देन सीओपी ऑफ। तो देखिए, सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है उसको आपको ध्यान रखना है, ये सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 के इक्वल होता है। तो यानी कि इसका सीओपी रेफ्रिजरेटर से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है वो रेफ्रिजरेटर से 1 ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, लेकिन नीचे में ऑल ऑफ दी अबव है, तो हमको इंजन भी चेक करना होगा और टरबाइन भी चेक करना होगा। तो ये देखिए, हीट पंप के बारे में बात किया गया है, तो ये मेरा एक रेफ्रिजरेशन से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट होगा, रेफ्रिजरेटर। क्योंकि इंजन का जो होता है, इंजन, अच्छा एक मिनट इसको जरा चेक कर लेते हैं हम। तो इसमें जो आपका इंजन है ना, इंजन का भी सीओपी जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो 1 से कम होता है। और आप देखेंगे कि ये हीट पंप है, इसमें 1 एक्स्ट्रा है। तो अगर ये 1 एक्स्ट्रा है तो यानी कि इसका इंजन से क्या होगा? सीओपी ज़्यादा होगा, यानी इसमें ऑल ऑफ दी अबव मार सकते हैं। आपका अगर इसमें कोई और ऑप्शन लगता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इन एयर कंडीशनिंग ऑफ एयरप्लेन in air conditioning of airplanes using air as a refrigerant the cycle is। तो एयर कंडीशनिंग में हम एयरप्लेन को यूज करते हैं, तो उस कौन से साइकिल पे वो वर्क करता है ये बताना है। तो देखिए, पहला रिवर्स ऑटो साइकिल, तो रिवर्स ऑटो साइकिल का इसमें यूज नहीं होता है। ब्रेटन साइकिल का यूज नहीं होता है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल का यूज होता है। जूल साइकिल का भी नहीं यूज होता है, रिवर्स जूल साइकिल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, बेल कोलेमन साइकिल, ये करेक्ट होगा। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो इसको आप ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इज डन इन। तो सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इन डन इन, कहाँ पे सब कूलिंग किया जाता है? तो सबसे पहले हम सब कूलिंग को समझ लेते हैं कि सब कूलिंग है क्या। तो सब कूलिंग का डिफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द लिक्विड बिलो द कंडेंसर टेम्परेचर। यानी कंडेंसर टेम्परेचर के नीचे अगर हम लोग कूलिंग करते हैं तो उसको सब कूलिंग बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका एयर रेफ्रिजरेशन, बी है वेपर ऑब्जर्वेशन, सी है वेपर कंप्रेशन और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वेपर कंप्रेशन में हम क्या करते हैं? सब कूलिंग का यूज करते हैं। और सब कूलिंग करने से मेरा जो होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। वर्क आपका जो रहता है, वर्क जो अगर हम लोग वर्क डन जो करते हैं वो कांस्टेंट ही रहता है। और ये जो आपका सीओपी रहता है, सीओपी ऑफ दैट सिस्टम वेपर ऑब्जर्वेशन का, ये बढ़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल है और उसमें आपको सीओपी बढ़ाना है, तो सब कूलिंग अगर हम लोग करेंगे तो सीओपी बढ़ जाएगा और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि सीओपी जो होता है वो क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन। तो वर्क अगर कांस्टेंट आ रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सीओपी भी बढ़ेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब कूलिंग में आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ता है, वर्क कांस्टेंट रहता है और सीओपी आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ड्यू टू सुपर हीटिंग ऑफ वेपर द कूलिंग इफेक्ट
अगर हम वेपर को सुपर हीटिंग कर देते हैं तो कूलिंग इफेक्ट, यानी कूलिंग इफेक्ट की बात क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोला जा सकता है इसको। तो कूलिंग इफेक्ट का मतलब, वो कूलिंग इफेक्ट हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ही होता है। तो कूलिंग इफेक्ट इस केस में, अगर सुपर हीटिंग का केस है, जैसे हमने अभी आपको सब कूलिंग का केस बताया, तो सुपर हीटिंग का केस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। वर्क डन जो मेरा होता है, वर्क मान लीजिए पहले इतना करते थे लेकिन वर्क ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हम सुपर हीट कर रहे हैं, और ज़्यादा हीट करेंगे तो मेरा क्या होगा, वर्क बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ा और वर्क मेरा ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे सीओपी मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है लेकिन सीओपी घट जाता है। तो सुपर हीटिंग में जो कूलिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, कूलिंग इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन वर्क डन की बात करता है तो वर्क डन भी बढ़ता है, और सीओपी की बात करता है तो सीओपी यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका घट जाता है। तो ये मेरा 5th क्वेश्चन था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे है, फ्रियोन ग्रुप हैज अ रेफ्रिजरेंट सेम रेफ्रिजरेंट आर। तो इसमें कौन जो है फ्रियोन ग्रुप का रेफ्रिजरेंट है, पहला है हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, दूसरा है एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट, तीसरा है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, चौथा है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। तो इसमें जो आपका करेंट ऑप्शन होगा वो होगा हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन रेफ्रिजरेटर कंडीशनिंग ऑफ वेपर आउटरिंग इनटू कंप्रेसर। बोला है इन रेफ्रिजरेटर कंडीशनिंग ऑफ वेपर आउटरिंग इनटू कंप्रेसर। इसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, संपीड़क में प्रवेश के समय प्रशीतक में वाष्प की स्थिति कैसे रहती है। तो अगर मान लीजिए कि कंप्रेसर में अगर हम वेपर को एंट्री करा रहे हैं तो वो किस स्टेट में रहता है, वेट में रहता है, सेचुरेटेड होता है या ड्राई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक मिनट, करेक्ट आंसर इसका होगा ये ऑप्शन नंबर सी, ड्राई होगा, ड्राई सेचुरेटेड होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजेस। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम किसका यूज करते हैं, आइस का, वाटर का, अमोनिया का, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। ड्राई आइस जो होता है वो एक तरह का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, R12 हैज केमिकल फॉर्मूला। तो देखिए R12 का हमने आपको रेफ्रिजरेंट नोमेक्लेचर भी बताया हुआ है, लेकिन जनरली हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसको 3 डिजिट में लिखना है, 12 है तो 0 1 2 लिख सकते हैं। अब पहले में क्या करना है, अगर कार्बन का नंबर निकालना है तो पहले में 1 ऐड करना है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो कार्बन कितना हो गया, 1। दूसरा हाइड्रोजन को बताएगा तो उसमें 1 माइनस करके आएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, अच्छा 1 मिनट, हाँ हाइड्रोजन जो होगा वो इसमें से 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। और ये मेरा किसको बताएगा, फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन इसमें कितना हो गया, 2। अब एक कार्बन है यानी मीथेन ग्रुप का है, तो इसमें 4 इसका बॉन्ड होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सजा देते हैं। तो फ्लोरीन 2 है तो एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पे। हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यानी क्लोरीन 2 जगह भरना होगा, खाली स्थान में क्या भरते हैं, क्लोरीन भरते हैं। और अगर आपको रेफ्रिजरेंट नोमेक्लेचर देखना है तो मेरे यूट्यूब पे आपका वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, देखिए सी एक बार आया, Cl कितने बार आया, 1 2, Cl2 आया, और F कितने बार आया, 2 बार। तो CCl2F2, CCl2F2, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट हो रहा है, CCl2F2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, थ्रोटलिंग प्रोसेस लाइज बिटवीन डैश डैश एंड डैश डैश इन रेफ्रिजरेटर। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस किसके बीच लाई होता है, तो आपको हम बताते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरा इवापोरेटर है, ये मेरा इवापोरेटर है, ये मेरा एक्सपेंशन वाल्व है, और यहाँ पे मेरा मान लेते हैं क्या है, कंडेंसर है, और उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं मेरा क्या है, कंप्रेशर है, कंप्रेशर। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस कहाँ पे होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जो मेरा थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है वो मेरा किसके बीच होता है, ये या एक्सपेंशन डिवाइस के बीच होता है, यानी यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। तो देखिए किसके किसके बीच है, ये कंडेंसर और इवापोरेटर, यानी कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच मेरा थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है।
तो कंडेंसर और इवापोरेटर, तो किसमें है कंडेंसर और इवापोरेटर, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच ही मेरा ये थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इन रेफ्रिजरेशन डैश डैश इज कंट्रोल, रेफ्रिजरेशन में किसको कंट्रोल हम लोग करते हैं, ह्यूमिडिटी को, वेपर को, वर्क को या टेम्परेचर को। तो रेफ्रिजरेशन का जो बेसिक डिफिनेशन है वो क्या है, इट इज द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, यानी बाहर के टेम्परेचर से हम रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में किसको कंट्रोल किया जाता है, आपका टेम्परेचर को। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। इन एयर वेपर रिमेन्स इन डैश डैश कंडीशन, एयर वेपर जो रिमेन्स रहता है किस कंडीशन में रहता है। तो पहला है आपका वेट, ड्राई, वेट एंड ड्राई, सुपर हीटेड। तो एयर का वेपर किस कंडीशन में रहता है ये बताना है। तो देखिए एयर में जो वेपर रहता है ना, एयर में आपका जो वेपर रहता है वो ड्राई स्थिति में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, ड्राई कंडीशन में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी साइकोमेट्री चार्ट पे कहाँ होता है उसको बता देते हैं। तो ये जो मेरा होता है यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है। तो इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या है। तो जो मेरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन पर केजी ऑफ ड्राई एयर, पर केजी ऑफ ड्राई एयर, पर केजी, यहाँ पे पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो मास ऑफ वाटर वेपर को हम केजी में डिनोट करेंगे और ड्राई एयर का भी मास हम लोग किस में डिनोट करेंगे, केजी एयर, यानी कि केजी बाई केजी होगा। लेकिन यहाँ पे केजी ऊपर वाला किसका होगा, मास ऑफ वेपर का, ये वेपर के लिए होगा और नीचे वाला ड्राई एयर के लिए। तो इसमें पूरा ऑप्शन तो दिया नहीं है लेकिन ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। फॉर अनसेचुरेटेड एयर, अनसेचुरेटेड एयर के लिए द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डैश डैश वेट बल्ब टेम्परेचर। तो अनसेचुरेटेड एयर है अगर मेरे पास, पूरा तरह से सेचुरेटेड नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से क्या हुआ है, पूरी तरह से वेपर में नहीं कन्वर्ट हुआ है या पूरी तरह से सेचुरेटेड नहीं हुआ है, तो उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो वेट बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा या बराबर रहेगा, ये बताना है। तो देखिए इसमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात किया और वेट बल्ब टेम्परेचर की बात किया है। तो जो मेरा ये बोलते हैं, तो इसमें आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर में जो है वो अगर मान लेते हैं अनसेचुरेटेड है ना, तो अनसेचुरेटेड के केस में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा वेट बल्ब टेम्परेचर से, यानी वेट बल्ब टेम्परेचर इसमें ज़्यादा होगा। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व लाइन ऑन अ साइकोमेट्री चार्ट इंडिकेट। तो साइकोमेट्री चार्ट पे जो कर्व लाइन होता है, देखिए ध्यान से, ये साइकोमेट्री चार्ट है। तो इसमें कर्व लाइन कौन सा है, ये मेरा कर्व लाइन है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन, यानी आर एस से इसको डिनोट करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रहता है। तो ये मेरा हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अगला है 16 नंबर। द डिप्रेशन इज जीरो व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। डिप्रेशन अगर जीरो होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा। अगर मान लेते हैं आपका डिप्रेशन जीरो हो गया तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जब डिप्रेशन जीरो होता है ना तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस टाइम पे 100% हो जाता है। तो ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को अगर चेंज करेंगे वैल्यू में तो 1/100 से डिवाइड करना होगा, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1.0 लिख सकते हैं या 1 इसको लिख देते हैं। तो उस केस में मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 के इक्वल होगा। यानी जब डिप्रेशन आपका जीरो हो जाए तो उस केस में मेरा क्या होगा, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाएगा। और देखिए ये जो मेरा है डिप्रेशन को बता देते हैं। ये ड्यू पॉइंट वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, डिप्रेशन होता है, वेट बल्ब डिप्रेशन और ड्यू पॉइंट डिप्रेशन भी होता है। और ये जो डिफरेंस होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होता है। तो जब दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर, सेंसिबल हीटिंग इज डन एट कांस्टेंट। देखिए सेंसिबल हीटिंग किस पे डन होता है, तो देखिए साइकोमेट्री चार्ट से इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये मेरा साइकोमेट्री चार्ट है, यहाँ पे ड्यू डीबीटी मेरा रहता है, ड्यू बल्ब टेम्परेचर, और यहाँ पे मेरा रहता है डब्लू। ये डब्लू को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। डब्लू को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अब इसमें हमसे यही पूछा है कि जो मेरा सेंसिबल हीटिंग होता है, सेंसिबल हीटिंग वो किसके कांस्टेंट रहने पे होता है। तो पहले देखिए सेंसिबल हीटिंग जो रहता है वो इस डायरेक्शन में होता है, यानी कि सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, ड्यू डीबीटी मेरा बढ़ता है। देखिए ड्यू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ये क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर समर एयर कंडीशनिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी। अगर समर एयर कंडीशनिंग की बात करें तो वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रहना चाहिए। तो देखिए समर एयर कंडीशनिंग के लिए जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहना चाहिए वो ग्रेटर देन 60% रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, 60%, या इसके बाद भी हो जाएगा लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 60% होता है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, डीपीटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। डीपीटी का मतलब होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए स्टीम टेबल को हम जनरली साइकोमेट्री चार्ट से कैलकुलेट करते हैं, जो स्टीम टेबल पे ही बेस्ड होता है। देखिए डीपीटी को अगर हमको कैलकुलेट करना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को, तो इसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, साइकोमेट्री चार्ट से। और जो साइकोमेट्री चार्ट होता है वो स्टीम टेबल पे बेस्ड होता है। तो यानी हम इसको स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर दे सकते हैं। अच्छा इसमें आपका स्टीम टेबल होगा कि नहीं, ऑप्शन हमको लगता है नॉन ऑफ दीव करना होगा, क्योंकि डीपीटी हम लोग साइकोमेट्री चार्ट से करते हैं और वो स्टीम टेबल पे भी बेस्ड होता है, लॉग टेबल पे भी बेस्ड होता है, डाटा बुक पे भी बेस्ड होता है। तो जनरली हमें लगता है कि इसका ऑप्शन डी होगा, लेकिन आपका राय क्या है वो अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। लेकिन हमको लगता है ऑप्शन डी टिक करना होगा, क्योंकि स्टीम टेबल, लॉग टेबल, डाटा बुक ये तीनों साइकोमेट्रिक चार्ट में आते हैं, इसका यूज होता है। तो इसमें हमको लगता है नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इसको देख लेंगे आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, इफ डब्ल्यू बी टी इक्वल टू डी बी टी देन द वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर मान लेते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो इस केस में मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, मैक्सिमम। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मैक्सिमम जो होता है वो 100% पे होता है। मैक्सिमम कितने पे होता है, 100%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये कितना हो जाएगा, 100%। तो आपको ध्यान रखना, जब वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है तो उस केस में मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाता है, यानी 100% हो जाता है। तो ये था मेरा 20 ऑब्जेक्टिव। अब फिर अगला 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है मेरा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल होता है और किलोवाट में दे रखा है। तो देखिए 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ये मेरा इक्वल होता है 14,000 किलो जूल पर आवर के इक्वल होता है, या 210 किलो जूल पर मिनट के इक्वल होता है, पर मिनट के, या मेरा ये 3.5 किलोवाट के इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी इसमें देखिए 3.5 किलोवाट दे रखा है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। और ये जो है इन प्रैक्टिकल है, मतलब इसको 3.5 लिया जाता है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप 3.88 आता है। जो 1 टन इक्वल टू 1000 kg अगर आप यूज करेंगे तो ये मेरा किलोवाट में 3.88 किलोवाट आता है। बट जनरली इसका यूज 3.5 किलोवाट में करते हैं, इसके ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल रेफ्रिजरेशन इज दैट दे आर। बोला है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल रेफ्रिजरेशन इज दैट दे आर। तो इसमें पहला एक्सपेंसिव होता है, पॉइजनस होता है, नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, डिपेंड ऑन लोकल कंडीशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसको देखते हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज आपका एक्सपेंसिव भी होता है और दूसरा डिपेंड ऑन लोकल कंडीशन भी होता है, यानी लोकल कंडीशन। तो देखिए एक्सपेंसिव यानी ज़्यादा कॉस्टली होता है, यही इसका मेन डिसएडवांटेज आप मार सकते हो, ऑप्शन ए होगा। या अगर आपको डिपेंड ऑन लोकल कंडीशन होगा तो ऑप्शन डी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप
इसके बीच में जो आपका ऑप्शन होगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। ऐसे हमको लगता है कि ऑप्शन ए जो होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर किस पे बेस्ड होता है? पहला रैंकाइन, दूसरा कार्नोट, तीसरा रिवर्स रैंकाइन और चौथा रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो जो आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन होता है ना, वो रिवर्स रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, रिवर्स रैंकाइन साइकिल। आपको रैंकाइन नहीं मारना है, कार्नोट नहीं मार रहा है, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूसिंग में यूज होता है। मतलब ये जो वर्क देने वाला काम करता है, ये सारा वर्क देता है, लेकिन रिवर्स रैंकाइन क्या करता है? आपका वर्क लेता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेशन। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में किस टाइप का हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं? तो देखिए, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन होता है ना, उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग यानी पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग, ऑप्शन नंबर डी इसमें जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कैपिलरी ट्यूब आर यूज्ड इन। तो कैपिलरी ट्यूब का यूज कहाँ करते हैं? स्मॉलर यूनिट में, लार्जर यूनिट में, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ द अबव। तो कैपिलरी ट्यूब का यूज हम लोग स्मॉलर यूनिट में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, द सीओपी ऑफ ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपेयर टू वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज। तो देखिए, सीओपी ऑफ ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन यानी वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो सीओपी होता है वो कम होता है कंपेरिजन में किसके? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के। तो वेपर कंप्रेशन का रेफ्रिजरेशन सीओपी ज़्यादा होता है और वेपर ऑब्जर्वेशन का कम होता है। तो द सीओपी ऑफ ऑब्जर्वेशन सिस्टम कंपेयर टू वेपर ऑब्जर्वेशन, इसका लो होता है, लो कंपेयर टू वीसीआर साइकिल यानी वेपर कंप्रेशन साइकिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन रेफ्रिजरेंट टेक अ डायरेक्ट पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम देन दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट इज। अगर मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेंट है और उसको हम डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रेफ्रिजरेंट नंबर ऑफ वाटर इज। तो वाटर का रेफ्रिजरेंट नंबर कितना है? तो जो वाटर का रेफ्रिजरेंट नंबर है वो होता है एक मिनट सॉरी, ये R118 जो है वो किसको दिखाता है? वाटर को दिखाता है, वाटर रेफ्रिजरेंट को दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, थ्रोटल वाल्व आर यूज्ड इन। तो थ्रोटल वाल्व का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? लार्जर एरिया, लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, थ्रोटल वाल्व का हम लोग यूज करते हैं लार्जर यूनिट में, लार्जर यूनिट में। और वहाँ पे ये मेरा लार्जर यूनिट में क्यों यूज होता है? ताकि इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्टली होता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज लार्जर विच कंप्रेसर इज यूज। अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो कौन से कंप्रेशन का हम लोग यूज करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, रोटरी या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हाई रेफ्रिजरेंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, इसके पास ज़्यादा एबिलिटी होता है, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर का यूज करते हैं। अगला है 11 नंबर, इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस को कहाँ कनेक्ट किया जाता है? तो मेरा एक्सपेंशन डिवाइस होता है और इसको यहाँ से कंडेंसर से और इवापोरेटर से कनेक्ट किया है, इवापोरेटर और कंडेंसर, और यहाँ पे रहता है आपका कंप्रेसर। तो इसको कनेक्ट किया जाता है, मेरा क्या है? कंडेंसर है और ये मेरा इवापोरेटर है, इवापोरेटर। तो यहाँ पे मेरा क्या रहता है? ये मेरा रहता है एक्सपेंसर डिवाइस, एक्सपेंसर डिवाइस। तो किसके बीच है? कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच। तो कंडेंसर एंड इवापोरेटर, और कंडेंसर के बाद यहाँ पे रिसीवर टैंक भी रहता है, आपको ध्यान रखना ये रिसीवर टैंक रहता है। तो रिसीवर टैंक और इवापोरेटर बोल सकते हैं, रिसीवर टैंक और इवापोरेटर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, द मटेरियल ऑफ ट्यूब्स यूज फॉर स्मॉल एंड ट्यूब कंडेंस इन अमोनिया रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज। तो इसमें से कौन सा मटेरियल ऑफ ट्यूब्स यूज फॉर ए सेल एंड ट्यूब कंडेंस इन अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो इसमें किसका बना होता है?
तो यहाँ पे ये बात किया है किसका, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो देखिए अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग स्टील का यूज करते हैं, कॉपर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अमोनिया से वो इफेक्टेड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टील का यूज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, एयर इज सेड टू बी डीह्यूमिडिफाइड व्हेन ह्यूमिडिटी रेशियो। एयर डीह्यूमिडिफाई कब बोला जाएगा, जब उसका ह्यूमिडिटी रेशियो क्या हो जाए, बढ़ जाए या घट जाए। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन ऊपर होता है और डीह्यूमिडिफिकेशन नीचे की ओर, और ये मेरा WBT मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जब घटेगा तो क्या होगा, डीह्यूमिडिफाई होगा, यानी कि ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होना चाहिए, उसका घट जाना चाहिए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर सैचुरेटेड एयर इज। तो सैचुरेटेड एयर का मतलब हो गया कि ये वाला जो लाइन दिखता है इसी को बोलते हैं सैचुरेशन लाइन, और यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहता है वो 100% रहता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेटेड एयर के लिए मेरा 100% होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल। ह्यूमन बॉडी कब जब कंफर्टेबल फील करता है, व्हेन हीट स्टोर इन द बॉडी इज। अगर मान लेते हैं ह्यूमन बॉडी जो मेरा मानव शरीर है, अगर वो कंफर्ट फील कर रहा है तो वहाँ पे जो हीट स्टोर रहना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो एक ह्यूमन बॉडी जब कंफर्टेबल फील करता है तो उसमें स्टोर ऑफ जो हीट स्टोर रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, तब जाके हमको क्या मिलेगा, कंफर्टेबल फील होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, द कंफर्ट कंडीशन इन एयर कंडीशनिंग आर। तो इसमें कंफर्ट कंडीशंस इन एयर कंडीशनिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग। तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए जो मेरा ड्राई बल्ब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो मेरा रहना चाहिए, जो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये मेरा 22 डिग्री DVT रहना चाहिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एंड 60 डिग्री मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा 60% और मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर 22% है तो मेरा एक कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पैकेज एयर कंडीशनर। तो इसमें कौन जो है वो पैकेज एयर कंडीशनर का कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें करेक्ट है, देखिए कंप्रेसर भी होता है, कंडेंसर भी होता है, इवापोरेटर भी होता है, बस उसमें चिलर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अगला है 18 नंबर, द सेंसिबल हीट फैक्टर फॉर ऑडिटोरियम और सिनेमा हॉल इज जनरली केप्ट एट। तो जो सेंसिबल हीट फैक्टर होता है किसके लिए, सिनेमा हॉल और जनरल केप्ट है। तो सिनेमा हॉल के लिए जो सेंसिबल हीट होता है फैक्टर वो कितना होता है। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.7। सिनेमा हॉल और आपका ऑडिटोरियम के लिए मेरा जो सेंसिबल हीट होना चाहिए वो 0.7% होना चाहिए। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एयर कंडीशनिंग डक्ट आर क्लासिफाइड एज। एयर कंडीशनिंग डक्ट को कितने तरह से क्लासिफाई किया गया, लो, अब इसमें लो प्रेशर एंड मीडियम प्रेशर से, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर से, थिन एंड हैवी, नॉन ऑफ दी अबव। तो एयर कंडीशनिंग डक्ट को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पहला लो प्रेशर, दूसरा मीडियम प्रेशर और तीसरा हाई प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर बी 19 का हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ बैकवर्ड कर्व फैंस कंपेयर टू फॉरवर्ड कर्व फैंस। तो अगर मान लेते हैं बैकवर्ड कर्व फैंस है और फॉरवर्ड कैप कर्व फैंस है, तो इसमें किसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा। तो जो हमारा इफिशियंसी ऑफ बैकवर्ड कर्व फैंस होता है कंपेयर टू फॉरवर्ड वो ज़्यादा होता है, बैकवर्ड का ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने देखा 20 ऑब्जेक्टिव प्लस 20 और 20 मैंने हम लोग ने 40 ऑब्जेक्टिव अभी तक कर लिया। और आप मेरे चैनल पे RAC PYQ करके एक और वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाके 2022 वाला भी PYQ देख सकते हैं, उसमें से भी आपको 20 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। अगर आप 20 और 20 और वो 20 मतलब टोटल 60 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो यहीं से रहेंगे, यानी 15 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।